आज इस वीडियो में हम जाति पर चर्चा करेंगे कि जाति क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसको विभिन्न समाजशास्त्रियों ने किस तरीके से परिभाषित किया है। वैसे यदि देखा जाए तो जाति कोई नया शब्द नहीं है। हम आप सब जाति जो शब्द है जन्म से लेके और अभी वर्तमान तक हम सुनते आए हैं। हम जानते हैं हमको किस जाति का है, हम किस जाति के हैं, पड़ोसी किस जाति का है, उस वो वर्ग क्या गांव में कौन सी जाति के ज़्यादा लोग रहते हैं। यानी जाति शब्द से हम कह सकते हैं कि अनजान नहीं है। लेकिन जब समाजशास्त्रीय दृष्टि से इसको देखा जाता है, समाजशास्त्रीय संदर्भ में देखा जाता है, तो जाति शब्द की हमें कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उस समूह की भी कुछ विशेषता हैं, कुछ इसके गुण हैं जिसके द्वारा हम किसी समूह को, मानव समूह को जाति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो जहाँ तक भारतीय समाज का सवाल है, तो भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति एक कह सकते हैं कि सर्वाधिक एक महत्वपूर्ण संस्था है और यह आदिकाल से ही भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा। पश्चिमी देशों की जहाँ तक हम बात करें तो पश्चिमी देशों में सामाजिक स्त्रीकरण का जो आधार रहा है वो वर्ग रहा है। वहीं हम भारत की जब बात करें, भारतीय समाज की जब हम बात करें, तो यहाँ जो स्त्रीकरण का आधार है वो जाति और वर्ण रहा। यहाँ एक डॉक्टर सक्सेना का मत है कि जाति हिंदू सामाजिक संरचना का एक मुख्य आधार है जिससे हिंदुओं का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन प्रभावित होता रहा है। हिंदुओं के सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र का अध्ययन हम यदि करें तो वहाँ हम बिना जाति के विश्लेषण के उसका हम चाहें कि हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया तो ऐसा संभव नहीं है। एक जगह श्रीमती कर्वे कहती हैं कि यदि हम भारतीय संस्कृति के तत्वों को समझना चाहते हैं तो जाति प्रथा का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। भारत में जाति की व्यापकता एवं महत्व को स्पष्ट करते हुए मजूमदार एक जगह कहते हैं कि जाति व्यवस्था भारत में अनुपम है। सामान्यतः भारत जातियों एवं संप्रदायों की परंपरात्मक स्थली माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ की हवा में भी जाति घुली हुई है और यहाँ तक कि मुसलमान तथा ईसाई पीछे छूते नहीं बचे हैं। भारत में जातियों की अधिकता एवं व्यापकता को देखकर हट्टन ने एक जगह लिखा था कि जाति व्यवस्था के सम्यक अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता है। तो हम ये देखते हैं कि आज हमारे देश में कम से कम नहीं तो 4000 जातियां हैं, जातियां और उपजातियां हैं। तो आखिर जाति है क्या? हम इसके शाब्दिक अर्थ पर यदि जाते हैं तो हम देखते हैं कि जाति शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है और अंग्रेजी के कास्ट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से मानी जाती है, जहाँ कास्टा शब्द का अर्थ होता है मत, विभेद और जाति, उससे लगाया जाता है।
तो जाति का एक जो शाब्दिक अर्थ हमारे सामने जो निकल के आया है, जाति एक कह सकते हैं उसका उस शब्द का अर्थ किसी मत से, किसी विभेद से या किसी ऐसे समूह से जिसमें कह सकते हैं कि वो अपने सदस्यों के प्रति उदार होती है। तो यहाँ विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जाति की परिभाषा भी दी, और परिभाषा यदि हम देखें तो एक बहुत छोटी सी परिभाषा है मजूमदार एवं मदान की, और वे जाति की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है, और बंद से यहाँ हमारा तात्पर्य ये है, मजूमदार ये कहना चाहते हैं कि जाति एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा समूह है जिसके दरवाजे बंद हैं, उसके अंदर किसी दूसरी जाति वाले लोग प्रवेश नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमने जिसमें एक जाति में जब हमने जन्म ले लिया तो हम हमेशा उसी जाति के अंतर्गत अपना जीवन यापन करेंगे और उसी जाति के अंतर्गत हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। न तो जाति में कोई बाहर से अंदर जा सकता है और न ही एक जाति में उस जाति का सदस्य उस जाति से बाहर आ सकता है। दूसरे रूप में एक जाति के सदस्यों पर एक जाति के कई प्रकार के प्रतिबंध भी हमें देखने को मिलते हैं। वह अपनी जाति के बाहर विवाह संबंध नहीं कर सकता है, जाति के बाहर खान पान संबंध नहीं रख सकता है, जाति के बाहर सहवास संबंध नहीं रख सकता है। तो इस रूप में भी यदि हम देखें तो जाति एक कैसा है, बंद वर्ग है जहाँ से आना जाना संभव नहीं है। इसीलिए मजूमदार में मदान ने जो एक बहुत छोटी जो परिभाषा दी उसका बहुत ही विस्तृत अर्थ है। वहीं कूले ने जाति की जो परिभाषा दी है और वे कहते हैं कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। कूले का मानना है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जाति एक वह समूह है, वह व्यक्तियों का समुदाय है जो पूरी तरह अपने आप को आनुवांशिकता पर आधारित मानता है, या हम कह सकते हैं वो आनुवांशिकता पर आधारित है। यानी जाति वंशानुगत मिलती है। इसका अर्थ ये है हमारे माँ बाप जिस जाति के होंगे हम भी उसी जाति के होंगे, हमारे बच्चे होंगे वो भी उसी जाति के होंगे। कहने का तात्पर्य है कि जाति जो है वो जन्म पर आधारित है। इसीलिए कूले कहते हैं कि यह एक ऐसा वर्ग है जो पूरी तरह आनुवांशिकता पर आधारित होता है। और आगे वो इसके ये भी कहते हैं कि जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित है। कोई व्यक्ति अपने गुणों, संपत्ति एवं शिक्षा में वृद्धि करके या व्यवसाय परिवर्तन करके जाति नहीं बदल सकता। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है जीवन पर्यंत उसी का सदस्य बना रहता है। यानी हमने जिस जाति में जन्म ले लिया तो उस जाति को बदलना जीवन भर कभी संभव नहीं है। चाहे हम कितनी शिक्षा प्राप्त कर लें, चाहे हम कितने योग्य हो जाएं, चाहे हम अपने व्यवसाय में परिवर्तन कर लें, चाहे हम अपनी सत्ता और शक्ति में परिवर्तन कर लें, लेकिन हम अपनी जाति को नहीं बदल सकते। हम कितने ही पैसे वाले हो जाएं या कितने गरीब हो जाएं, हमारी जो जाति है वही रहेगी और जाति वही होगी जिस जाति में हमने जन्म लिया है। तो इसीलिए कूले इसको एक पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित वर्ग मानते हैं।
तो इन परिभाषाओं से जो उपरोक्त जो परिभाषा हमने देखी, इससे इतना स्पष्ट हुआ कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है और जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास संबंधी अनेक प्रतिबंध लागू करती है। यानी एक जातिगत जो समूह होता है वह अपने सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाता है, कुछ उन पर नियंत्रण करता है, जिसमें हमारा खान पान है, वो हम खान पान कहाँ कर सकते हैं, कहाँ पानी पी सकते हैं, कहाँ खाना खा सकते हैं, खाना में भी कहाँ कच्चा खाना खा सकते हैं, कहाँ पक्का खाना खा सकते हैं। यदि हमें ये अपने कुछ इतिहास में जाएं, यानी कुछ वर्ष पूर्व जाएं, तो इस प्रकार के जो प्रतिबंध हमारे समाज में देखने को मिलते थे, बहुत ही कठोर प्रतिबंध थे। विवाह संबंध हमको करना है तो हम कहाँ करेंगे, व्यवसाय जो हमारा होगा वो किस प्रकार का होगा, और हमारा जो सामाजिक संपर्क की जहाँ तक बात है, हमारा समाज में आस पड़ोस में आना जाना होगा तो किन किन जातियों में हो सकता है, किन किन जातियों में निषेध है, किन किन जातियों में प्रतिबंधित है, यह सब तय करने वाली जो होती है वह जाति का समूह होता है। तो भारत में जाति का स्वरूप इतनी भिन्नता लिए हुए है कि इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन हो जाता है। जाति का स्वरूप इतना भिन्न है, इतनी इसमें विविधता है, तो वहाँ समाजशास्त्रियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है कि इसकी वो कोई एक सर्वमान्य परिभाषा दे सके। और इस संदर्भ में डॉक्टर घुरिये ने जाति का अध्ययन करते हुए जाति की सर्वमान्य परिभाषा को न देते हुए उन्होंने इसकी कुछ परिभाषाओं को स्पष्ट कर दिया कि जिस समूह में ये परिभाषाएं यदि पाई जाएं, देखने को मिलें, तो हम उसको एक जातिगत समूह कह सकते हैं। तो एक कहने का तात्पर्य है कि एक सर्वमान्य परिभाषा से बचने के लिए, क्योंकि सर्वमान्य परिभाषा इसकी एक कुछ हम कह सकते हैं हो नहीं सकती है, तो उस रूप में उन्होंने कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया और विशेषताओं का उल्लेख करने के बाद में उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्तियों का जो समूह है, व्यक्तियों का जो वर्ग है, एक जो समुदाय है, उसमें यदि इस प्रकार की विशेषता कोई पाई जाती हैं तो हम उसको जाति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जिसमें पहली उन्होंने विशेषता बताई कि जाति के माध्यम से समाज का खंडात्मक विभाजन होता है। खंडात्मक विभाजन से यहाँ तात्पर्य है, जैसा कि हम जानते हैं, मानते हैं और हमने देखा कि जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया है, विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया है, और जहाँ तक प्रत्येक खंड के सदस्यों की एक स्थिति, पद और कार्य वह सब निश्चित हैं। प्रत्येक जाति के जो पद हैं, कार्य हैं, वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा, क्या कार्य करेगा, वो हमारे समाज में सब कुछ निश्चित है। वहीं घुरिये आगे उन्होंने यह भी बताया कि खंड विभाजन से यहाँ तात्पर्य यह है कि एक जाति के सदस्यों की सामुदायिक भावना संपूर्ण समुदाय के प्रति न होकर केवल अपनी जाति तक ही सीमित हो जाती है। यानी एक जाति के सदस्यों की जो सामुदायिक भावना वाली जहाँ बात होती है, एक समुदाय में विभिन्न जाति के जहाँ लोग रहते हैं, तो उनकी जो सामूहिक भावना जो होती है वह संपूर्ण समुदाय के प्रति न होकर किसके प्रति होती है, केवल अपनी ही जाति तक सीमित हो जाती है, अपने जाति के लोगों तक ही सीमित हो जाती है। जहाँ समाज में हम देखते हैं प्रत्येक जाति की एक अलग जाति पंचायत होती है जो जाति के सदस्यों पर नियंत्रण रखती है। कहीं जाति के कोई सदस्य यानी उसकी नियमों का जहाँ उल्लंघन करते हैं तो वहाँ उसको जाति से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है, उसको दंड दिया जाता है। तो इस प्रकार से वो जाति पंचायतें जो होती हैं अपने जातिगत जो सदस्य हैं उन पर नियंत्रण बनाए रखने का भी काम करती है और उनसे अपने जो जातीय नियम हैं उनका वो पालन करवाती है। तो ये यहाँ हम देखते हैं कि जाति हम उस वर्ग को कहेंगे
जो या हम कहें कि जाति जो है समाज का एक खंडात्मक विभाजन कर देती है, और वह खंडात्मक विभाजन वो है जहाँ एक जाति के सदस्यों में एक उनका निश्चित परिस्थिति होगी, निश्चित पद होगा और निश्चित उनके कार्य होंगे। अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि संस्तरण, और संस्तरण से यह तात्पर्य है कि समाज में जो हम देखते हैं कि सभी जातियां जो होती हैं एक समान स्तर पर नहीं होती हैं। संस्तरण से यह तात्पर्य है ऊंचा नीचा होना, यानी एक सीढ़ी के समान कुछ जातियां हैं वो टॉप पर हैं, कुछ उनसे नीचे हैं, फिर उनसे कुछ नीचे हैं, फिर कुछ उनसे नीचे हैं, कुछ फिर उनसे नीचे हैं, और कुछ जातियां हैं वो बिल्कुल बॉटम पर हैं। तो इसे कहा जाता है कि संस्तरण, यानी सीढ़ीनुमा एक आकृति हम कह सकते हैं। तो समाज में जैसा कि हम देखते हैं सभी जाति की जो सामाजिक स्थिति है कभी समान नहीं रही है, वरन उनमें क्या होता है कि ऊंच नीच का एक भाव होता है, एक उतार चढ़ाव पाया जाता है। और ऊंच नीच की व्यवस्था में यदि हम देखें भारतीय समाज की जहाँ बात करें तो आज वर्तमान में ब्राह्मण समाजों का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा माना जाता है। वैसे यदि वर्तमान की हम बात करें तो उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन आए हैं, काफ़ी कुछ बदलाव आया है, लेकिन फिर भी आधे हम देखते हैं तो ब्राह्मणों का जो स्थान है वह भारतीय समाज में सबसे ऊपर है। और जहाँ तक हम शूद्र की जहाँ तक बात करते हैं तो उनका स्थान जो है वह समाज में बिल्कुल निचले पायदान पर है। और इसके बीच में जब हम क्षत्रिय और वैश्यों की बात करें तो ये दोनों जो समूह हैं वह इनके बीच में आते हैं। तो यह एक हमारा भारतीय समाज का एक संस्करण रहा है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण हैं, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं और फिर शूद्र हैं। तो प्रत्येक समाज ये इस संस्करण के तहत यानी समाज में विद्यमान है। हर जाति का कहीं न कहीं स्थान है। अब उस जाति की हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान बनने के बाद में या स्वतंत्रता के बाद में हमारे संविधान ने, हमारे कानून ने सभी जातियों के एक समान स्तर पर लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी सामाजिक जो स्थिति है, हमारे जो समाज की जो संरचना है, उसमें आज भी व्यक्ति अपनी जाति के स्तर को समझता है, जानता है और मानता है अंदर से। बाहर से वो नहीं माने, लेकिन अंदर से आज भी उसके मन में रहती है कि मेरा जो समाज में स्तर है वो कहाँ है। तीसरी हम विशेषता देखेंगे कि भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध होता है। जाति की एक व्यवस्था भी देखने को हमें मिलती है कि जाति व्यवस्था में जातियों के जो परस्पर भोजन एवं व्यवहार करने से संबंधित भी अनेक निषेध पाए जाते हैं, अनेक नियम पाए जाते हैं। हमको कहाँ भोजन करेंगे, हम कहाँ व्यवहार करेंगे, कहाँ हमारा संपर्क होगा, किस जाति के अंतर्गत हम कहाँ तक जा सकते हैं, किसी के यहाँ बाहर तक जा सकते हैं, मेन गेट तक जा सकते हैं, अंदर तक जा सकते हैं या रसोई तक जा सकते हैं। ये भी एक विभिन्न जातियों का एक जो हम कह सकते हैं कि वहाँ नियम इनका रखा है। सहवास के उस पर संदर्भ में यदि हम देखें तो संपर्क में यदि हम देखें तो प्रत्येक जाति की ऐसी कुछ नियम हैं कि उसके सदस्य किस जाति के यहाँ कच्चा, पक्का तथा फलाहारी भोजन कर सकते हैं, किनके हाथ का बना भोजन कर सकते हैं, वह किनके यहाँ पानी पी सकते हैं, किनके साथ बैठकर हुक्का बीड़ी पी सकते हैं, किनके यहाँ धातु या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अपने लिए किया जा सकता है। तो ऐसी कुछ ये हमारी बातें हैं, नियम हैं, हमारे निषेध हैं जो एक जातिगत समूह में हमको या समाज में हमको देखने को मिलते हैं। जैसा कि जहाँ तक हम जानते हैं कि सामान्यतः ऊंची जातियों के द्वारा बनाया गया जो भोजन है वो निम्न जातियाँ स्वीकार करती हैं, किंतु जहाँ निम्न जातियों द्वारा बनाया गया जो भोजन होता है कभी कभी वहाँ ये स्थिति आती है कि कच्चा भोजन तो एक उच्च जाति का स्वीकार नहीं करता है, लेकिन पक्का भोजन उसको स्वीकार कर लेता है।
तो इस प्रकार के भी कुछ सामाजिक निषेध हमको जाति में देखने को मिलते हैं जो भोजन तथा सहवास पर प्रतिबंध लगाते हैं। अगली विशेषता के रूप में नागरिक एवं धार्मिक नियोक्ताएं एवं विशेषाधिकार। घुरे ने एक विशेषता ये भी बताई जाती कि जाति व्यवस्था में उच्च जातियों को कई सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि वहीं निम्न जातियों की जब हम बात करें तो निम्न जाति जिनको अछूत भी कहा जाता है, उनसे इन विशेषाधिकारों से, इन सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। खास तौर पर जहाँ तक हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ अछूत जातियों पर अनेक नियोक्ताएं ला दी गई थी। वर्तमान में तो हम नहीं कह सकते, काफ़ी कुछ बदलाव आया है, लेकिन भूतकाल में यदि देखें काफ़ी कुछ नियोक्ताएं ला दी गई थी, जिसमें मालाबार में कुछ लोगों को यानी जूते पहनने, छाता लगाने एवं जहाँ तक गाय का दूध एवं बगीचों के उपयोग पर भी मनाही थी, वो इनका प्रयोग नहीं कर सकते थे। और उसी संदर्भ में देखते हैं हम कि अछूतों की जो बस्तियां, जिनको अछूत आज मानते हैं हम, उनकी बस्तियां गांव से दूर या गांव के किनारों पर हमको देखने को मिल जाती हैं। तो इस प्रकार उच्च जातियों को सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त हमेशा से रहे हैं और अछूतों को अनेक नियोक्ताओं से पीड़ित रहना पड़ा है। तो जातिगत जो व्यवस्था जो थी हमारी, उसमें इस प्रकार की काफ़ी कुछ हमको ये बातें देखने को मिलती थी। काफ़ी कुछ ऐसे नियम निषेध हमें देखने को मिलते थे कि किन्हीं जातियों के लिए तो उनको विशेषाधिकार थे और कुछ जातियों के लिए उनसे वंचित कर दिया गया था। अगली विशेषताओं के रूप में पेशे के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव। एक विशेषता के रूप में उन्होंने ये भी कहा कि प्रायः प्रत्येक जाति का एक जो परंपरागत व्यवसाय होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है, कई जातियों के नाम से ही उसके व्यवसाय का बोध होता है। प्रत्येक जाति यह चाहती है कि उसके सदस्य निर्धारित जातिगत व्यवसाय ही करें। अन्य जातियों के लोग भी एक व्यक्ति को अपना जातीय व्यवसाय बदलने से रोकते हैं। यानी पेशे के भी कुछ हम कह सकते हैं अप्रतिबंध यानी चुनावों में स्वतंत्रता नहीं थी। कौन व्यक्ति किस व्यवसाय को करेगा ये भी निश्चित है। हर व्यक्ति हर व्यवसाय का चुनाव वहाँ नहीं कर सकता। जहाँ तक जैसे एक उदाहरण कर लें, जो ब्राह्मणों का जो कर्तव्य है, जो समाज ने बनाया है, जो माना है, उस ब्राह्मणों को कर्तव्य को मान लो कोई अछूत व्यक्ति या कोई दूसरी जाति का लोग यदि करने लग जाए तो समाज में उसका विरोध होता था। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं जो दुर्खिम ने कहा कि समाज में यानी जातिगत एक विशेषता ये भी है कि जब पेशे के चुनाव की जब बात आती है, व्यवसाय के जब चुनाव की बात आती है, तो वहाँ समाज में कई प्रकार के ऐसे नियम हैं, कई प्रकार के ऐसे निषेध हैं जहाँ हर व्यक्ति हर प्रकार के व्यवसाय का चुनाव नहीं कर सकता है। इसके अलावा हम देखें तो और भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे विवाह संधि प्रतिबंध भी हम देखते हैं। जाति की एक जो प्रमुख विशेषता के रूप में हमें देखने को मिलती है, जहाँ प्रत्येक जाति अपनी जाति या उपजाति में ही विवाह करती है। जाति या उपजाति बाहर विवाह करने वाले को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। आज भी हम देखते हैं जहाँ कोई यदि लड़का लड़की प्रेम विवाह कर लेता है, कोर्ट में मैरिज कर लेता है या समाज में जाके मैरिज विवाह कर लेता है, तो वहाँ जो जाति पंचायतें होती हैं उसको वे समाज से वो बहिष्कृत कर देते हैं। भले ही कानूनन वो गलत है, संविधान के तहत गलत है, लेकिन आज भी हमारे समाज में वो स्थिति देखने को मिलती है। कानूनी दृष्टि से आज सभी जातियाँ समान हैं, सभी जातियाँ एक समान स्तर पर हैं, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है, सभी के लिए वही नियम और कानून लागू होते हैं। लेकिन एक
वैधानिकता की हम बात करें और एक सामाजिकता की वहाँ बात करें तो वहाँ आज भी हमको समाज में काफ़ी कुछ भेद देखने को मिलते हैं। जहाँ वैधानिक आधार पर सभी समाज हैं, लेकिन आज भी सामाजिक आधार पर हमारे समाज में समानता देखने को नहीं मिलती है। आज विवाह संबंधी प्रतिबंध हमारे ऊपर लादे जाते हैं। कहाँ विवाह करेंगे तो अपनी जाति में ही करेंगे, यदि दूसरी जाति में कर लेते हैं, दूसरी जाति में कर लेते हैं, दूसरे धर्म में कर लेते हैं तो वहाँ जाति पंचायतें जो होती हैं बहिष्कार करती हैं, उनका हुक्का पानी बंद कर देती हैं। तो इस प्रकार के प्रतिबंध आज भी हमें देखने को मिलते हैं। एक विशेषता के रूप में हम जहाँ तक ये भी कह सकते हैं कि जाति की जो सदस्यता होती है वो जन्मजात होती है। हमने जिस जाति में एक बार जन्म ले लिया, हम उसको मृत्यु पर्यंत तक उसको बदल नहीं सकते हैं। तो ये कुछ और भी ऐसी कुछ विशेषता हमें जाति में देखने को मिलती हैं। तो आज हम केवल आज इतना ही इसमें विशेषताओं तक यहाँ सीमित रहेंगे। आगे के वीडियो में जाति पर हम और विचार करेंगे। धन्यवाद।